वो समझ में आए वैसे उस लिहाज से कि ये जो पैसे की बात हो रही है, जिस मनी ट्रेल की बात हो रही है, इसके एविडेंस क्या इस वक्त कोर्ट में सीबीआई प्रस्तुत करेगी जज के सामने कि ये एविडेंस है जिसके आधार पर हम कह रहे हैं, जिसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कपिल सिब्बल? निश्चित रूप से सारे सबूत और सारे साक्ष्य सीबीआई को प्रस्तुत करने होंगे कोर्ट के आगे। अगर वो प्रस्तुत नहीं करेगी और उसकी पुष्टि नहीं होगी तो वो अपनी बात को कहने और अपने एक्सटेंशन ऑफ रिमांड की जो एप्लीकेशन है उसको अपने फेवर में डिस्पोज कराने में बड़ी मुश्किल होगी और शायद नाकाम होगी। ठीक है, यानी कि कपिल सिब्बल जो मांग कर रहे हैं कि जो काउंटर उनके आर्ग्यूमेंट है उनमें वो एविडेंस अगर नहीं मिलता है तो वैसे भी स्टैंडिंग कहीं ना कहीं सीबीआई की मैं इसमें एक बात बिल्कुल आपने सही कहा, एक बात मैं इसमें एड ऑन करना चाहता हूं कि यही प्रोसेस जो है वो डिफेंस का भी होगा और डिफेंस अपने सारे उन डॉक्यूमेंट्स को सामने रखेगा जो प्रोसिक्यूशन के डॉक्यूमेंट्स को काउंटर करेंगे। ठीक है, तो सुनवाई लगातार चल रही है। सुमित शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित, कुछ आप बोलना चाह रहे हैं? कोई इन्फॉर्मेशन और है आपके पास? जी, इन्फॉर्मेशन इतनी है कि कपिल सिब्बल ऐसा कोई भी मसला यहाँ पर छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है यहाँ पर कि जून 2018 में सीबीआई ने पी चिदम्बरम से पूछताछ की थी और उसके बाद से लेकर अब तक उनकी गिरफ्तारी होने तक एक बार भी उनको पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। तो कपिल सिब्बल का तर्क यहाँ पर यह है कि अगर चिदम्बरम से पूछताछ इतनी ही जरूरी थी, इतनी ही आवश्यक थी, तो फिर इतने लंबे वक्त तक उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई? ये भी एक पॉइंट कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने रखा है। ठीक है, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। दो पक्ष हैं इसके, बस एक लाइन में कि एक तो ये जब सीबीआई की तरफ से ये कहा जाता है या किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा कि जो एक्यूज्ड है वो इवेसिव है, तो ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसमें वो ये कहना चाहते हैं कि भाई वो जवाब नहीं दे रहे, शायद जवाब आपकी सुटेबिलिटी के अनुसार से नहीं आ रहा। तो ये एक कथन होता है जो काफी अहम भूमिका अदा करता है कस्टडी को लेने में। और इसका एक दूसरा पहलू ये भी है कि पहले भी सीबीआई या इस तरह की जांच एजेंसी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर चुकी है। कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं, तो इवेसिव कहना एक तरह से दुरुपयोग करने की भी बात होती है। बड़ा वेग आर्ग्यूमेंट है, बड़ा वेग आर्ग्यूमेंट है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ इस बात। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, जिनको सरकारी गवाह बनाया गया, जो इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी हैं, जो ऑलरेडी सजा में हैं और सरकारी गवाह बनने के बाद चूंकि वो आईएनएक्स ग्रुप के को फाउंडर भी हैं और उन्होंने डायरेक्ट कहा कि हम पी चिदम्बरम के ऑफिस में गए, हमने उनसे मिला एज ए वित्त मंत्री 2007 में जब वो वित्त मंत्री थे और उनसे हमने रिक्वेस्ट की। उनके रिक्वेस्ट पर जो आपका एफआईबीपी है, एफआईबीपी के अधिकारियों ने आउट ऑफ द वे जाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें स्वीकारी और उन्होंने परमिशन दिया और वो इन्वेस्टमेंट हुआ। और उन्होंने विदेशों में इंद्राणी मुखर्जी के हिसाब से उन्होंने कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की बताएं। देखिए, ये बात तो तय है कि चाहे कार्तिकेय चिदम्बरम हो या पी चिदम्बरम हो, ये दोनों लोग वकील हैं, इन्हें कानून की पेचीदगियां पता है। तो ये जो भी काम किए होंगे ये बहुत सोच समझ के बड़े तरीके से किए होंगे कि इनको करने के रेट में कहीं परेशानी ना हो। लेकिन जब ये दोनों सामने बैठेंगे, जब इंद्राणी मुखर्जी पीटर मुखर्जी सामने होंगे, सामने में पी चिदम्बरम साहब होंगे, तब वहां पर सामने मामला खुल के आएगा कि क्या वास्तव में ये लोग आए। और सीबीआई यही चाह रही है। रही बात जो कपिल सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि 12 सवाल ही है, उससे ज्यादा सवाल नहीं है, उस 12 सवाल का ही जवाब दे देना। अगर 12 सवाल में ही सारे आंसर मिलने को हैं तो फिर उससे ज्यादा सवाल क्या, उसी जवाब नहीं दे रहे हैं, वो ऊपर से सवाल खुद कर रहे हैं सीबीआई से। तो अपने पद का और ये सोच के कि मैं पूर्व गृह मंत्री रहा हूं, पूर्व वित्त मंत्री रहा हूं, तो वो तो एक अगर गलत किया है तो उसके लिए तो आप एक सामान्य आरोपी हैं और एक आरोपी की तरह आपको जवाब देना पड़ेगा, पेश होना पड़ेगा। तो सीबीआई सिर्फ ये चाह रही है कि किसी तरह से जो सच है वो सच सामने आए। ठीक है, उमाकांत जी, ये देखिए, इस पूरे मामले के जो सबसे बड़े जो महत्वपूर्ण ग्रे एरिया है कि जो घटना घटी, मतलब जब इंद्राणी मुखर्जी या उनके हस्बैंड जाते थे नॉर्थ ब्लॉक में, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो 2007 की बात। तो देखिए, तब से लेकर के अब तक 12 साल में इतना पानी बह चुका है दिल्ली से गुजरने वाली यमुना नदी में कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट। एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा आपसे। कोई डेवलपमेंट है सुमित? ऐसी खबर मिल रही है कि सिब्बल ने जज पर ही सवाल उठा दिए। नहीं, कपिल सिब्बल का ये कहना है कि अगर दिल्ली हाईकोर्ट के जज की तरफ से 7 महीने तक फैसला नहीं सुनाया गया, उस फैसले को रिजर्व करके रखा गया। 25 जनवरी 2019 को उस फैसले को रिजर्व किया गया था अग्रिम जमानत को, और तब से लेकर अब जुलाई में जाकर, अगस्त में जाकर माफ कीजिएगा, फैसला सुनाया गया। तो उसमें हमारी क्या गलती है? ये कपिल सिब्बल का कहना है कि 7 महीने तक अगर जज ने, हाईकोर्ट के जज ने अगर फैसले को सुरक्षित रखा तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि सीबीआई बताए कि उसने कौन से सवाल पूछे या ऐसी कौन सी बात है जिसमें कह सकते हैं कि चिदम्बरम
चिदम्बरम ने जांच में सहयोग नहीं किया। सिब्बल का कहना है कि कपिल सिब्बल का ये दावा है और ये दलील दी गई है कपिल सिब्बल ने कि सीबीआई ने चिदम्बरम से पूछा कि क्या उनका विदेश में कोई अकाउंट है, जिस पर चिदम्बरम ने मना कर दिया। तो उनका कहना है कि इस तरीके के सवाल पूछे गए, तो इसमें कहां ये बात सामने आती है कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये 7 महीने की जो बात कपिल सिब्बल ने रखी है वो यही कुछ और जी कह कुछ कह रहे हैं सुमित। जी हाँ, इसके अलावा एक और पहलू यहाँ पर कपिल सिब्बल ने उठाया। उनका कहना है ऐसे 3 मामलों की उन्होंने नजीर दी है और नजीर 3 फैसले बताए हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभियुक्त जमानत का अधिकारी होता है और जमानत अभियुक्त का अधिकार है, इसलिए लिहाजा उनको जमानत दी जाए। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि 7 महीने की जो बात उन्होंने करी है कि अब जाके क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं नियत और टाइमिंग पे सवाल उठ रहे थे। आप अपनी बात पर कंप्लीट कीजिए। देखिए सबसे बड़ा अब ये जो पूरी जो डिस्कशन है, पूरी जो बहस है, वो घूम फिर करके इस बात पर सेंट्रलाइज हो गई है जो कि आपके कोर्ट से भी रिपोर्ट आ रही है कि देखिए जमानत मिलनी चाहिए किसी को कि नहीं मिलनी चाहिए। ये मामला जो मुझे लग रहा है कि जमानत क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्या जो अभियुक्त है या जिसको आपने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, क्या वो देश छोड़ के भाग जाएगा? क्या वो जमानत की राशि उसके पास नहीं है? क्या वो ऐसा व्यक्ति है कि कहीं भी गली कुचे में ट्रेन से कूद करके भाग जाए? ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो जज साहब जो बैठे हैं वहां पर उनको भी पता है कि ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और ये तमाम तरह के जितना भी कॉस्टली जमानत होगी वो देने को तैयार हैं। और कोई वो गैंगस्टर्स नहीं है कि कोई गैंग चलाते होंगे या कोई चंबल घाटी में कोई उनका बड़ा भारी गैंग डाकुओं का होगा कि वो साहब वो भाग जाएंगे। देखिए मुझे लगता है कि इसमें सरकार की और सरकारी पक्ष की जो दलीलें हैं ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है और नेचुरल जस्टिस का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बहुत स्ट्रांग होता है। उससे बड़ा फॉर्मूला कुछ नहीं हो सकता कि आप तर्कों के जरिए प्रिजुडिस होकर के, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के कि हमने इनको के जरिए प्रिजुडिस होकर के, पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के कि हमने इनको सबक सिखाना है, हमने इनको पकड़ना है, इनको सजा दिलवानी है। देखिए ये ज्यादा देर तक ये चीजें कानून और तर्कों की नजर में ये चीजें टिकती नहीं है। एक चीज है सर, क्योंकि परसों जो हुआ, जब परसों वो कोर्ट से बाहर निकले और उसके बाद फिर उनका कुछ पता नहीं चला, 27 घंटे तक वो लापता रहे, जबकि सारे मीडिया में खबर चल रही थी कि सीबीआई उनके घर पर पहुंची है, ईडी उनके घर पर पहुंची है, इसके बावजूद वो घर पर नहीं रहते हैं, रास्ते में गाड़ी बदल लेते हैं, अपने स्टाफ को छोड़ देते हैं, लुकआउट नोटिस उनके अगेंस्ट जारी करना पड़ता है। तो क्या ये चीज है, अगर ये बातें आती हैं सामने तो रखी जाएंगी? मैं आपको एक बात इस बात का जवाब देता हूँ। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया 15 महीने के बाद, 8 महीने तक उनको इंटरिम स्टे दिया जाता रहा, 7 महीने पहले जमानत वो अंतरिम जमानत दी गई और फैसला रिजर्व किया गया और उसके 7 महीने के बाद यानी टोटल 15 महीने तक चिदम्बरम को स्टे दिया जाता। अगर इतने इनॉर्मस मैग्नेनिमिटी का यह मुकदमा है, हजारों डॉक्यूमेंट्स हैं और हजारों करोड़ रुपए का ट्रेल है, तो इसकी गंभीरता तो उस समय भी समझी गई होगी, 2007 से 2017 तक भी समझी गई होगी। उस समय तो पूछताछ के लिए एक बार भी नहीं बुलाया गया चिदम्बरम को। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने पूछा है, हाईकोर्ट से रिजेक्ट करने के बाद हाईकोर्ट से एक गुजारिश की गई कि हमें 48 घंटे का समय दिया जाए। कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा था 12 साल में, तो हो सकता था कि 2 दिन का समय दे दिया जाना था। अगर नहीं दिया हाईकोर्ट ने और वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उनकी याचिका लंबित थी और अपनी न्यायिक व्यवस्था में 1, 2 दिन, 4 दिन का समय लगता है। यह मुकर्रर हुआ कि शुक्रवार को इसकी सुनवाई होगी, तो निश्चित रूप से अगर वो अंडरग्राउंड नहीं होंगे, अगर वो सामने आ जाएंगे तो उनकी पिटीशन इनफ्रुक्चुअस हो जाएगी, उनको तो अंडरग्राउंड आना होना ही पड़ेगा। और यह न्याय शास्त्र का एक फाउंडेशन है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल मेरी रिजेक्ट है तो आई हैव टू बी अंडरग्राउंड, आई कैन नॉट बी ऑन द सरफेस। अगर मैं सरफेस पे होता हूं तो एंटीसिपेटरी बेल इनफ्रुक्चुअस हो जाएगी। राहुल जी, आपके पास भी यही सवाल लेके आना चाहूंगी कि अगर ये सिचुएशन की ग्रेविटी सिचुएशन की इतनी ज्यादा थी तो फिर ये हड़बड़ी कल रात ही को क्यों नजर आई, उससे पहले इतनी ढिलाई क्यों थी? नहीं, कल रात की कोई हड़बड़ी नहीं आई, चूंकि परसों उसके पहले हाईकोर्ट के पास मामला सुरक्षित था। नजर आए हैं नहीं, उसका रीजन ये था कि परसों हाईकोर्ट ने जब इनका एंटीसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद सीबीआई और ईडी की टीम जब इनके घर पहुंचती है तो ये अपने घर पे नहीं मिलते हैं, वहां पर नोटिस चिपकाया जाता है, अपने ऑफिस में नहीं मिलते हैं, तमाम जगहों पर ढूंढा जाता, नहीं मिलते हैं। सीबीआई की टीम जब ये रात में करीब 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब ये जाते हैं केंद्रीय कार्यालय जो है कम्युनिस्ट पार्टी का, वहां ये अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां से फिर चुपचाप निकल जाते हैं।
जबकि सीबीआई चाहती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए। वहां से जब उनके घर पहुंचते हैं तो घर पे दरवाजा नहीं खोला जाता है, तब जाकर सीबीआई को मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा कि सीबीआई उनके घर में बाउंड्री फांद के जाती है और उनको पहले गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उनको लेके आती है। सीबीआई सिर्फ ये जानना चाहती है कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, ये तो तय है, सीबीआई अगर कोर्ट ने इनके एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल किया है, इट मींस कि इसमें सबूत हैं। सीबीआई ने कुछ पुख्ते सबूत पेश किए हैं जिसके आधार पर एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल किया गया है, वरना नहीं किया जाता। और अगर इतने इनको लगता है कि हमने कोई ऐसे आरोपी नहीं है या हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है, तो उसमें फिर जैसे ही एंटीसिपेटरी बेल होता है उसके बाद सीबीआई पी चिदम्बरम साहब को सामने आना चाहिए था, उनको अपने घर पे रहना चाहिए था। वो कानूनी पेचीदगियों को समझने के लिए लगभग 27 घंटे का समय लेते हैं और उस 27 घंटे में जब इनको लगता है कि हाँ हमने वो चीजें पूरी कर ली है, फिर वो सामने आते हैं और एक नाटक करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों को जताना चाहते हैं। तो इमोशनल ब्लैकमेल से कानून नहीं चलता है। हो सकता है कि लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की सत्ता चलती होगी, लेकिन जिन्होंने चलाया है कानून नहीं चलता है। कानून सबूत से चलता है, कानून अपने प्रक्रिया से चलता है और उसी के तहत इनको गिरफ्तार भी किया गया है, कोई अलग से नहीं किया गया। जब एंटीसिपेटरी बेल जब तक इनके पास था, ये इंडिपेंडेंट थे, इनसे बुलाकर जरूर पूछा गया एक बार, लेकिन इनको छोड़ दिया गया था, इनसे कभी पूछा, इनको पकड़ा नहीं गया। ठीक है, एक बार फिर से मेरे सहयोगी का रुख कर लेते हैं। सुमित, आपके पास क्या अपडेट? जी देखिए, कपिल सिब्बल की तरफ से आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पूरा हो चुका है। कपिल सिब्बल ने अपना आर्ग्यूमेंट पूरा कर लिया है। कपिल सिब्बल ने चिदम्बरम को बेल देने की वकालत की है। कपिल सिब्बल का कहना था कि केस डायरी की बात यहाँ पर सीबीआई कर रही है, जबकि केस डायरी कोई सबूत नहीं है। कपिल सिब्बल का आर्ग्यूमेंट पूरा होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के ही दूसरे बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं जमानत के पक्ष में। ठीक है सुमित, आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिए, आपके पास फिर लौटेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कपिल सिब्बल अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। अब सिंघवी अपनी तरफ से अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे कोर्ट में और कपिल सिब्बल ने हर उस बात को जवाब देने की कोशिश की है, कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश की है, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट देने की कोशिश की है जो सीबीआई की दलील थी। और सुशील जी, आपसे एक बार फिर से समझना चाहेंगे कि जो राहुल जी ने कहा, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको लगता है कि प्ले अप कर रही है? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कहीं कोई किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। कानून को अपना काम भी करना चाहिए और आप कितने भी बड़े हो, कानून के सामने आप समान हैं। इसमें जहां तक राजनीतिक हस्तक्षेप का सवाल है, मैं उसको भी बिल्कुल अपने तरफ से खारिज करता हूं, क्योंकि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का कहीं कोई अर्थ नहीं है। जहां तक सारे सबूतों का सवाल है, एक बारीक लाइन खींचने की जरूरत है कि जो योग्यता, प्रामाणिकता और सबूतों और साक्ष्यों की पुष्टि की बात है और उसकी उपलब्धता की बात है, उस पर ट्रायल होने के बाद जज साहब ये निर्धारित करेंगे, संबंधित अदालत ये निर्धारित करेगी कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। यह एक ट्रायल का विषय है। लेकिन यहाँ पर कपिल सिब्बल की तरफ से जो दलील दी गई है कि रात भर उनसे सवाल नहीं पूछे गए, जो 6 जून को पूछताछ हुई थी उसका क्या है? पहले तो सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड पर मांगा है, उसके बाद कपिल सिब्बल की कई सारी दलीलें जिसका अब तक पता नहीं चल पाया था, अब अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी जा रही है। ये सब क्या दर्शाता है? ठीक है, इससे पहले एक बार हम अपने रिपोर्टर सुमित का रुख कर लेते हैं। सुमित, आपके पास क्या ताजा डेवलपमेंट? जी, अभिषेक मनु सिंघवी अपनी दलीलें रख रहे थे। इसी दौरान यहाँ पर जज ने पूछा, सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज ने पूछा कि क्या चिदम्बरम को सम्मन कब जारी किया गया था। पूरे मामले में अब तक जज सुन रहे थे, केवल पहली बार उन्होंने बोले और सवाल पूछा उन्होंने कि चिदम्बरम को सम्मन कब जारी किया गया था, जिसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है कि जून 2018 में चिदम्बरम को सीबीआई की तरफ से पूछताछ के लिए सम्मन जारी किया गया था। ठीक है सुमित। उमाकांत जी, सबसे बड़ा अहम सवाल यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी पूछते हुए नजर आए कि 11 साल बाद इस मुद्दे पर गिरफ्तारी क्यों हो रही है, क्योंकि ये पूरा मामला 2007 का है। देखिए, पी चिदम्बरम साहब, जैसा मैंने पहले भी चर्चा में के दौरान कहा कि पी चिदम्बरम एक जाने माने नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। वो देश की अर्थव्यवस्था पर पिछले 3 साल से खासतौर पर और पिछले 1 साल से खासतौर पर बहुत तीखे प्रहार कर रहे हैं और पी चिदम्बरम की जो आर्थिक मामलों की जो जानकारी है बहुत विशिष्ट है। हम उनको वर्षों से देखते हैं, हमने आम बजट कवर किए हुए हैं और इंटरनेशनल जो मॉनेटरी एजेंसीज हैं उनकी भारत की अर्थव्यवस्था पर उनके जो कॉलम है इंटरनेशनल जर्नल में छपते हैं, तो वो सबसे बड़ी सरकार की किरकिरी इसलिए बनी हुई है कि उनको पता है कि सरकार की अर्थव्यवस्था कितनी बीमार हो चुकी है। राहुल त्रिवेदी जी, सरकार की किरकिरी इस मुद्दे पर बन रही है, आपने देखा होगा। और दूसरी बात है, प्रहार है, राजनीतिक प्रहार
से मोदी सरकार बहुत डरी हुई है। सबसे बड़ी उमाकांत जी, जब वित्त मंत्री थे चिदम्बरम, तो जो बजट उन्होंने पेश किया था उसको ड्रीम बजट के नाम से कहा गया था और अर्थव्यवस्था में भी सुधार देखने को मिला था। क्या देश के पूर्व वित्त मंत्री, क्या देश के पूर्व गृह मंत्री, क्या राज्यसभा सांसद के साथ इस तरह का बर्ताव करना जायज है? देखिए, ये कोई बर्ताव कोई ऐसा नहीं कि कोई उनसे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई आम आदमी या भारतीय जनता पार्टी बर्ताव कर रही है। ये सीबीआई की तरफ से और इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उनके साथ चूंकि एक मामले में आरोपी है और जो उस और इसी मामले बीच में एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि चिदम्बरम को समन कब दिया गया, जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलील दी जा रही है वो आपको इस वक्त बता रहे। जज ने पूछा चिदम्बरम को समन कब दिया गया है। इससे पहले आपने देखा कपिल सिब्बल ने भी कई सारी दलील रखी। उससे पहले सीबीआई की तरफ से जो दलील रखी गई थी 5 दिन की रिमांड पर लिया गया था। कल आपने देखा होगा किस तरह रात के 8:16 पर चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 6 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद सीबीआई उनको उनके घर से, जोरबाग वाले घर से लेकर जाती है, पर एक के बाद एक दलीलें यहां पर चिदम्बरम के वकील पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल त्रिवेदी, और एक और इसमें ऐड कर दूं कि बड़ी खबर जो अंदर से अब भी निकलकर सामने आ रही है, सिंघवी जी ने यह भी बात रखी है कोर्ट के सामने कि क्योंकि वो उनके सवालों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, सीबीआई के सवालों से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। तो इस वक्त तर्क पेश किए जा रहे हैं। सीबीआई ने जो जो इल्जाम लगाए हैं उन पे इस वक्त की एक और बड़ी खबर, रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी सुमित का। जी हाँ, सिंघवी ने कहा है, सिंघवी की तरफ से जो तर्क दिया गया है, जो दलील दी गई है और कहा गया है कि सीबीआई का पूरा जो केस है, सीबीआई पूरे केस में ये कह रही है कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। सिंघवी का ये कहना है कि चिदम्बरम वो जवाब नहीं दे रहे हैं जो सीबीआई सुनना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, सिंघवी का ये कहना है कि चिदम्बरम सीबीआई की मर्जी के मुताबिक जवाब नहीं दे सकते हैं, जो जवाब उन्हें देना होगा वही जवाब वो देंगे। ये तर्क सिंघवी ने रखा है। ये उस सवाल के जवाब में ये तर्क रखा है सिंघवी ने, जिसमें सीबीआई की तरफ से कहा गया था कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सुशील जी बात फिर वहीं आ रही है कि आप मेरी मर्जी का जवाब दो या फिर एविडेंस। मसला यही है कि अब क्या आधार बनेगा, एविडेंस ही आधार बनना चाहिए, क्योंकि सीबीआई को ये लगता है कि वो उनके मतलब का जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या ये आधार हो सकता है? निश्चित रूप से यह एक सशक्त आधार है, और अगर कोर्ट को ये लगता है कि जो जवाब दिया जा रहा है और जवाब जो दिया गया है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन के एवज में दिया गया है और वो जवाब नहीं है जो सीबीआई चाहती है, तो निश्चित रूप से एक ऐसा मजबूत आधार होगा कोर्ट के लिए जिसके आधार पर फर्दर कस्टडी के एक्सटेंशन को निरस्त किया जा सकता है। उमाकांत जी, बार बार सीबीआई ये जिक्र कर रही है कि जो पी चिदम्बरम है वो सहयोग नहीं कर रहे, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की जो दलील इस वक्त आई है कि गुनाह कबूल नहीं करने का मतलब असहयोग करना नहीं होता है। तमाम वकील अपनी दलील पी चिदम्बरम की तरफ से दिए जा रहे हैं, इस पर क्या कहेगी? क्योंकि बीजेपी पार्टी पर आरोप लगते आए हैं जो पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया है वो प्रोटोकॉल के तहत नहीं फॉलो किया गया। देखिए, सीधी सी बात है कि मैं तो सीबीआई को एक पुलिस थाने से ज्यादा नहीं मानता हूं। एज ए रिपोर्टर, एज ए होम मिनिस्ट्री जो हमने कवर की है, जो हमने एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर चीजें कवर की हैं, एक पुलिस थाने में एक इंट्रोगेशन हो रही, बातचीत हो रही है, एक अभियुक्त है जिस पर कुछ आरोप है, एक एसआई या बीट कांस्टेबल उससे पूछताछ कर रहा है, इंक्वायरी ऑफिसर। तो आप किसी भी एक्यूज या किसी भी आरोपी की कंपट्टी पे बंदूक रख के या रिवॉल्वर रख के नहीं बता सकते कि मैं ये चाहता हूं आप ये जवाब दें। ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था कि आप जो है ये कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप ये जवाब दीजिए, ताकि ये आप किस दुनिया में रह रहे हैं। और ये देश की राजधानी में, और सीबीआई जैसी सर्वोच्च एजेंसी अगर इस तरह की हरकतों पर उतर रही है, इस तरह के लचर तर्क दे रही है, तो मुझे लग रहा है कि ये पूरी क्रेडिबिलिटी, मैं सीबीआई की क्रेडिबिलिटी को कुछ मान ले रहा हूं, क्योंकि सीबीआई की क्रेडिबिलिटी सबसे वर्स्ट हो सकती थी आज जब से उसका गठन हुआ है, तो उसके वर्स्ट लेवल पर है, क्योंकि उसके डायरेक्टर को धक्के देकर के बाहर किया गया, उसके लोगों पर एक मीट कारोबारी से सीबीआई के टॉप ऑफिसर के खिलाफ इस तरह के आरोप है, और वहां किस तरह के अपॉइंटमेंट होते हैं, ये सारी चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। अपनी मर्जी के लोगों को लाया जाता है ताकि उनके जो सरकार में बैठे हुए लोगों के जो छिपे हुए एजेंडे हैं, वो छिपे हुए एजेंडे सीबीआई से हो, और सीबीआई के जरिए आप अपने राजनीतिक विरोधियों को चुन चुनकर उनको डेमोलाइज करें, उनका मनोबल तोड़े और उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उनकी प्रतिष्ठा पर उमाकांत जी, एक और चीज इस बार देखने को मिली है कि कांग्रेस पार्टी पूरी लामबंद नजर आई है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, कार्ति चिदम्बरम को बेल मिल गई, सीए रमन भास्कर को बेल मिल गई है, यही दलील कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के वकीलों की तरफ से दी जा रही है कि जिस मामले में तमाम और लोगों को बेल मिली है उस पर पी चिदम्बरम को बेल क्यों नहीं मिली है? 11 साल बाद अब क्यों, या बेल या जेल?
तो लगता है सुमित आपको क्या हमारी आवाज मिल रही है? जी आप अपना प्रश्न दोहराएंगे एक बार फिर से। सुमित, सीए रमन भास्कर को बेल, कार्ति चिदम्बरम को बेल, जो वहां पर कांग्रेस के वकील मौजूद है अभिषेक मनु सिंघवी का यही कहना है, इस मामले पर फिर पी चिदम्बरम को बेल क्यों नहीं मिल रही है? 11 साल बाद ये पूरा मामला क्यों उजागर किया जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सिंघवी की तरफ से तर्क रखा गया और साथ ही सिंघवी ने एक और तर्क रखा है। उन्होंने कहा है कि सीबीआई ये कह रही है कि चिदम्बरम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि चिदम्बरम उनके मन मुताबिक उत्तर अगर नहीं दे रहे उनके सवालों का, तो ये जांच में असहयोग करना नहीं होता है। जांच में सहयोग करना होता है कि जब 10 बार बुलाया जाए किसी को जांच के लिए, पूछताछ के लिए, और वो 5 बार पहुंचे, 5 बार नहीं पहुंचे, तब कहा जा सकता है कि वो शख्स, वो अभियुक्त जांच में असहयोग कर रहा है। लेकिन चिदम्बरम को केवल एक ही बार बुलाया गया है जांच के लिए, पूछताछ के लिए, क्वेश्चनिंग के लिए, और इसमें चिदम्बरम पहुंचे हैं। उसके बाद से चिदम्बरम को बुलाया नहीं गया, तो ऐसे में कहां से जांच में असहयोग करने का सवाल पैदा होता है। ठीक है, इस वक्त की क्या ताजा अपडेट है आपके पास, वो भी आप बता दीजिए। जी, अभी तक की अपडेट यही है कि सिंघवी की तरफ से तर्क रखे जा रहे हैं। कपिल सिब्बल अपने तर्क पूरे कर चुके हैं, कपिल सिब्बल की दलीलें खत्म हो चुकी हैं, सीबीआई की तरफ से दलीलें खत्म हो चुकी हैं, और अभिषेक मनु सिंघवी जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, वो पी चिदम्बरम के पक्ष में अपने तर्क रख रहे हैं। इस दौरान जज ने एक बार सवाल पूछा है कि पी चिदम्बरम को आखिरी बार सम्मन कब जारी किया गया था पूछताछ के लिए, जिसके जवाब में सिंघवी ने बताया है कि उन्हें पिछले साल जून में सम्मन जारी किया गया था और एक बार उनसे पूछताछ हुई है। इसके बाद कोई पूछताछ नहीं हुई और न ही उन्होंने कहीं कोई असहयोग किया है। ये अभी तक का स्टेटस है। ठीक है सुमित, उमाकांत जी, सीबीआई की आप बात कर रहे थे, आपसे ये एक सेकंड उमाकांत जी, बस सवाल छोटा सा यही कि सीबीआई चाहे सरकार किसी भी की भी हो, उनको इस तरह के क्रिटिक का सामना हर बार करना पड़ता है, कि हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा कि सीबीआई एक गवर्नमेंट की, जिसको कहते हैं बार्किंग डॉग है। मैं उसको बार्किंग डॉग से ज्यादा नहीं मानता हूं। जिसको बदले की भावना से सीबीआई काम करती है, कभी वो ऐसा कोई काम नहीं करती है जिसके जो परिणाम हो, या जिसके जो परिणाम हो, या जिसके जो निर्णायक जो भी नतीजे हो, वो नतीजे गवर्नमेंट के खिलाफ जाएं। तो सीबीआई की जो इंक्वायरी होती है, उनके जो मास्टर्स हैं, उन मास्टर्स से वो आदेश लेके काम करती है। और हर सरकार में रही है, जब यूपीए की सरकार थी, सीबीआई ने आज तक यूपीए की सरकार थी, तब भी सीबीआई पे यही आरोप लगे हैं। आज मोदी की सरकार है तो मोदी पर भी यही आरोप लग रहे हैं। और अभी भी इसका स्केप बोर्ड बनती है सीबीआई, यानी कि बलि का राहुल मैं ये कह रहा था, जो बार बार वहां दलील दिए जा रहे हैं वकील की तरफ से पी चिदम्बरम के फेवर में कि 11 साल क्यों लगे, 11 साल क्यों लगे, ये क्यों भूल रहे हैं, या उनको पता नहीं है कि 2007 से 2014 के मीट तक तो वहां पर यूपीए की सरकार थी। फिर कौन इस सवाल को उठाता, कौन, किसकी हिम्मत होती? 2014 के बाद एनडीए की सरकार आती है, मोदी जी की सरकार आती है, उसके बाद इस मामले की जांच होती है और जांच सीबीआई की तरफ से की जाती है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट की तरफ से की जाती है, ताकि सरकार की तरफ से। हाँ, सरकार ये है कि सरकार इस पे दबाव नहीं बनाती कि इस मामले को कहीं ठंडे बस्ते में रख दिया जाए। अभी इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे कि सीबीआई की तरफ से क्या दलील दी गई है और सिब्बल की तरफ से क्या दलील दी गई है। देखिए, एक तरफ कांग्रेस के तमाम वकील वहां मौजूद है, एक तरफ सीबीआई वहां पर मौजूद है। 5 दिन की रिमांड मांग चुकी है। चिदम्बरम के पद का दुरुपयोग किया है, क्योंकि 2007 में वो वित्त मंत्री थे, उसके बाद वो गृह मंत्री बने, बाद में दोबारा से उनको वित्त मंत्री बना दिया जाता है। वहीं सिब्बल की तरफ से यह दलील दी जाती है कि उनकी गिरफ्तारी 11 साल बाद क्यों की जाती है। अगर ये मामला पहले से चल रहा था तो पहले सीबीआई ने क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया। चिदम्बरम ने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। सीबीआई एक तरफ ये कहती हुई नजर आ रही है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स तमाम लोगों की तरफ से जमा किए जाते हैं, पर चिदम्बरम की तरफ से इस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए हैं। उधर जो कांग्रेस के वो है लॉयर्स वहां पर मौजूद हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने पूछा कि कल से अब तक, सिब्बल ने पूछा कि कल से अब तक आपने क्या पूछताछ की है। मनीष, राहुल त्रिवेदी जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि कल जब रात में सीबीआई को वो ले गए थे, पहले तो प्रोटोकॉल के तहत मेडिकल टीम राम मनोहर लोहिया की जो डॉक्टर्स थे वो वहां पर पहुंचे थे, वहां से वो निकले। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि रात भर वो गेस्ट हाउस में रहेंगे, सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करेगी। सुबह भी खबर आई कि उनसे पूछताछ की जाएगी, पर कपिल सिब्बल की यहां पर दलील दी जा रही है कि उनसे सवाल कम पूछे गए हैं, सिर्फ 11 सवाल उनसे पूछे गए हैं। तो सीबीआई इतनी देर से क्या कर रही थी? सवाल यही क्यों नहीं रात भर सवाल पूछे? नहीं, सवाल ये है कि किसी भी आदमी के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करने का, यही तो सबसे बड़ी बात है। आज मीडिया इतने सशक्त है, हर तरह की चीजें हैं, वैसे में रात और दिन की बात नहीं है। बात यह है कि अगर जो 12 सवाल सीबीआई ने पूछे हैं
अगर उसी के सेटिस्फैक्ट्री एक्शन दे दिए होते, अगर उसी के पी चिदम्बरम साहब बता दिए होते कि हाँ हमारी जो भी चीजें हैं, या तो एफआईपीबी से अधिकारियों पर दबाव बनाने की बात हो या इंद्राणी मुखर्जी से मिलने की बात हो, एफआईपीबी का जिक्र तो कपिल सिब्बल ने भी किया कि जो 6 उनके सेक्रेटरी थे वो इन्वॉल्व थे। लेकिन एफआईपीबी को अरुण जेटली ने 2017-18 का जब वो बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने अबॉलिश कर दिया था। 2007 का मामला, एफआईपीबी के सेक्रेटरी से क्यों नहीं पूछताछ हुई? 2007 का मामला है, 2014 तक 2010 तक ये वित्त मंत्री रहते हैं, उसके बाद 2009 से लेकर 2014 तक गृह मंत्री रहते हैं। ये मामला 2017 में उठा, 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी आपके नेता ने इस मामले को उठाया था। 2014 से मोदी सरकार केंद्र में है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, 2014 से केंद्र में मोदी सरकार है, सीबीआई उनके कंट्रोल में है, जांच एजेंसियां उनकी कंट्रोल में है। देखिए पहले दिन कोई सरकार आने के बाद ऐसा नहीं कि सारे घोटालों का एक साथ ही जांच शुरू कर दे। सरकार ये देखती है कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिस पे जांच होनी चाहिए। मैं आर्गुमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। सुशील जी से एक बार इसका लीगल पहलू समझ लेते हैं। लीगल पहलू जिक्र करना चाहूंगा। जहां तक गिरफ्तारी और गिरफ्तारी नहीं करने की बात है, तो सीबीआई या किसी भी जांच एजेंसी के पास में एब्सोल्यूट डिस्क्रिशनरी पावर है, जो उसको इस बात का भी हक देता है कि वो उसका बेजा इस्तेमाल भी कर सकती है। कई बार इसका बेजा इस्तेमाल भी हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में कहा है कि सीबीआई हैज बीन सेलेक्टिव इन अरेस्टिंग पीपल एंड नॉट अरेस्टिंग पीपल। तो ये जो पैरामीटर है गिरफ्तार करने का और नहीं करने का, चूंकि कोई सेट इंडेक्स नहीं है इसका, सुशील जी, क्या चिदम्बरम के पास कोई विकल्प बचता है अब? नियमित जमानत के अलावा कोई विकल्प इस समय चिदम्बरम के पास नहीं है। या तो नियमित जमानत दी जाएगी उनको या नहीं दी जाएगी। अगर नहीं दी जाती है तो एक्सटेंशन ऑफ कस्टडी होगी, और जो अगर जमानत याचिका खारिज होती है साथ साथ साइड बाय साइड, तो उसके लिए सेशंस कोर्ट में वो जाएंगे। नहीं, थोड़ा यहाँ पर ये भी हमारे दर्शकों को समझाइएगा कानून के नजर से, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, और ये दलील भी वहां पर अभिषेक बनु सिंघवी की तरफ से दी गई कि सीए रमन भास्कर को बेल मिल गई, कार्ति चिदम्बरम को बेल मिल गई। सुबह जब कार्ति चिदम्बरम पी चिदम्बरम के जोरबाग वाले घर पर पहुंचे थे तो उन्होंने मीडिया से जब मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा था कि आई हैव नेवर मेट पीटर मुखर्जी, आई हैव नेवर मेट इंद्राणी मुखर्जी। इसका सीधा सवाल है, एक लॉ में एक कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ लीगल पैरिटी। तो पैरिटी का मतलब है समकक्षता, समानता, आइडेंटिकली लोकेटेड, सिमिलरली सिचुएटेड। तो अगर किसी अपराध में 2 लोग और 4 लोगों को जमानत दे दी गई है जो उनके साथ में सह अभियोगी बनाए गए हैं, या किसी न किसी रूप में एक षड्यंत्रकारी के तौर पर सम्मिलित रहे हैं, इसकी संभावना या आशंका सीबीआई ने व्यक्त की है, और उन 4 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को अगर जमानत दे दी गई है पूर्व में, चाहे किसी भी आधार पर दी गई हो, तो पैरिटी, लॉ ऑफ पैरिटी ये कहता है कि जो बाद में गिरफ्तारी अगर किसी मुजरिम की हुई है तो उस आधार पर उनको भी जमानत दी जानी चाहिए। चलिए, लॉ ऑफ पैरिटी के हिसाब से उमाकांत जी उनको फिर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। उसमें एक पॉइंट और है कि देखिए जमानत का जो मुद्दा होता है उसमें क्या होता है कि क्या जमानत देने से ये व्यक्ति कानून की जो प्रोसेस है उसको कोई प्रभावित करेगा, क्या खतरा पैदा करेगा? मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज पर, एज स्टेज, कि जब ये सारी चीजें एक नए मोड़ पर खड़ी हैं कि कोई भी व्यक्ति इसमें जो जमानत, जो विटनेस है उनको प्रभावित करने की कोशिश करेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये तो देखिए लॉ का जो पूरी प्रोसेस है वहां आज तय होगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन यह है कि जमानत लेना एक फंडामेंटल अधिकार है। और सीबीआई एक जांच एजेंसी है, सीबीआई कुछ आरोप लगा रही है, तो सीबीआई का आरोप लगाना पुलिस के आरोप लगाने में कोई अंतर नहीं है। क्लासिक केस है, क्लासिक केस है। देखिए मैं आपको देखिए सीबीआई जो है एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से ज्यादा नहीं, ये क्लासिक केस हो सकता है ट्रायल करके उनको सजा देने का, ये मैं फिर भी मान सकता हूं, ये कन्विक्शन नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर सवाल केवल उनके कस्टोडियल इंटेरोगेशन का है, और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया कस्टडी के लिए, ये भी कहा जा रहा है ये लीगल बारीकी का सवाल है। पर एक बात बताइए, अगर जब उन पर जब एफआईआर जब से दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा उनको, तो क्यों नहीं, क्योंकि वो आम आदमी तो है नहीं, देश के पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, वो क्यों कानून से भाग रहे थे? क्यों 27 घंटे बाद स्क्रीन पर नजर आए? जहां ईडी उनको ढूंढ रही थी, सीबीआई उनके घर के बाहर थी, तो क्यों उन सबको स्क्रीन के माध्यम से इस बात का पता चला कि वो कांग्रेस दफ्तर में बैठे हुए हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों नहीं वो कानून से सामने आए, कानून का सामना किया उन्होंने? जब हम अग्रिम जमानत की बात करते हैं तो अग्रिम जमानत मतलब एंटीसिपेटरी बेल, व्हेन यू एंटीसिपेट योर अरेस्ट।
अगर उनकी जमानत याचिका एंटीसिपेटरी खारिज हो गई हाई कोर्ट से, तो वो एंटीसिपेट कर रहे हैं कि सीबीआई उनको अरेस्ट करेगी, एंड देयरफॉर ही वेंट इन अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो अगर वो सामने आ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उनकी जो पिटीशन है जो अभी इन्फ्रक्चुअस हो चुकी है, उस समय भी इन्फ्रक्चुअस हो जाती। तो ये एक जनरल कॉमन सेंस है कि जिसकी एंटीसिपेटरी याचिका पेंडिंग है वो अंडरग्राउंड होता ही होता है, नजर नहीं आ रहे हैं, वो भाग रहे हैं। उसको होना पड़ेगा अंडरग्राउंड। अधिकार है हाईकोर्ट, ये कोई और ये बीजेपी गवर्नमेंट उसका ने फंडामेंटल राइट है। आरोप लगाया गया था, बीजेपी के बात का आरोप लगा रहे थे कि वो नहीं नजर आ रहे हैं, पर उन्होंने तो सीधे सीधे स्क्रीन पर आकर सबको एक बहुत बड़ा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं कानून से भाग नहीं रहा हूं। देखिए हमारे जो मीडिया की बिरादरी है उस वो अति उत्साह में टेलीविजन चैनल परसों हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल उनका कैंसिल होता है, उस कैंसिल होने के बाद से उनको ढूंढती है सीबीआई और ईडी की टीम, उनसे बातचीत करने के लिए या उनसे जो भी चीजें थी उनके घर पे जाती है, नोटिस लेकर जाती है, वो घर पे नहीं मिलते हैं, अपने ऑफिस में नहीं मिलते हैं, और उनको जो सूचना दी जाती है ईडी और सीबीआई को कि वो ट्रेस में नहीं है, उनका कोई ट्रेस नहीं है। वैसे स्थिति में मीडिया के माध्यम से ही ये खबर सब जगह जाती है कि जो पी चिदम्बरम साहब हैं वो उनका पता नहीं है, वो कहीं गुप्त हो गए हैं या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब एक नाटकीय ढंग से ये कल रात में 8:30-9 बजे आते हैं, कांग्रेस कार्यालय आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने को निर्दोष बताते हैं, अगर उनको इतना ही सब कुछ था उसके बाद भी सीबीआई टीम वहां पहुंचती है तो उसके साथ वो कोई कोऑपरेशन नहीं करते, वो अपने घर जाते हैं, घर का दरवाजा बंद कर देते हैं। अगर उन्हें ये बात का पूरा इल्म था, उनकी जानकारी थी कि सीबीआई या ईडी या मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मुझे पर उमाकांत जी, क्या कानून के तहत वो अपनी तैयारी नहीं करेंगे? उन्होंने तो कहा कि मैं अपने लॉयर्स के साथ था, मैं उनके साथ चर्चा कर रहा था। अपने जो मित्र हैं उनकी बात को एक बता दूं बड़ी विनम्रता के साथ में, अन्यथा ना लीजिए आप, कि हमारे सामने चंद वर्ष पहले विजय माल्या जो है 950 करोड़ का गबन करके भाग गया बैंकों का, राहुल चौकसी भाग गया, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी भाग गया, उनका आता पता नहीं है साहब, आपको पता है उनका आता पता नहीं है, कहां चले गए, सरकार में पैसे लिए पहली चीज, और दूसरी चीज भाग तो गए। किसी की सरकार लेकिन आज कैसी कानूनी प्रक्रिया झेल रहे हैं? देखिए नीरव मोदी जो है वो जेल के अंदर है, हर चीज के, और विजय माल्या का भी प्रत्यर्पण लगभग तय है। ये लोग भाग के नहीं रह सकते। आप जो है सवाल ये उठ रहा है, देखिए राहुल जी, एक व्यक्ति से जो कानून के सामने खड़ा है, कानून के सामने खड़ा देश में है, वो कानून का सहयोग कितना कर रहे हैं? उसको भी आप कानून के सामने खड़ा होना, पावर रहे हैं, आप उसको उसी बात नीरव मोदी मेहुल चौकसी, बात एक उमाकांत जी, बात नीरव मोदी मेहुल चौकसी की नहीं हो रही है, बात हो रही है पी चिदम्बरम की। उनके लॉयर वहां पर मौजूद हैं, दलीलें पेश की जा रही है, पर सवाल मनीष जी, राहुल जी, बार बार यही उठ रहा है कि जो प्रोसेस सीबीआई ने फॉलो किया वो गलत था। क्या सीबीआई एक दिन का इंतजार नहीं कर सकती थी? क्या सुबह तक का आप देश के पूर्व वित्त मंत्री के साथ उनके घर की दीवार को इस तरह पार कर जाना, तो क्या सीबीआई आम आदमी के साथ किस तरह बर्ताव करती होगी? आम आदमी के साथ सीबीआई किस तरह बर्ताव करती है? कि देश के पूर्व गृह मंत्री और वित्त मंत्री ऐसे काम में फंसे, ऐसे घोटाले में फंसे हैं जहां पे अरबों रुपए का गबन हुआ है। ये मामला कोर्ट में है, ये मामला आरोप है, ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। राहुल जी, सिद्ध नहीं सुशील जी, क्योंकि देखिए बीजेपी सरकार जब से 2014 से अपनी सरकार बनाई है, उसके बाद मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि हमें आजादी नहीं मिलती अपना केस लेने की। उसके बाद आपको याद होगा पिछले साल किस तरह सीबीआई का भी मुद्दा काफी उठा था। तो जो ऑटोनॉमस जो जितनी भी इंडस्ट्री ऑटोनॉमस है उन पर भी गाज गिरने लगी है, क्योंकि विपक्ष बार बार इसी बात पर का आरोप लगाता आया है कि जितनी भी चीजें ऑटोनॉमस थी अब वो सरकार के अंदर आ गई है। क्या ऐसा वाकई है? एक इसका सटीक उदाहरण देना चाहूंगा। जो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल हैं, वो यूनियन ऑफ इंडिया के सॉलिसिटर जनरल हैं, और यहां पर सीबीआई का पक्ष भी वही रख रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक एसोसिएशन, एक कनेक्शन और एक एफिलिएशन की बात सामने उठती है, और कहीं न कहीं संदेह से परे नहीं है सीबीआई का पॉलिटिकल डिक्टेशन लेना। ये भी बात सामने आती है, लेकिन मैं एक लीगल बात राहुल जी, क्या वो इंडिपेंडेंट है? क्योंकि आरोप आप ही की सरकार में लगता है। एजेंसी है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जरूर है, लेकिन एक सरकारी एजेंसी है। इंडिपेंडेंस और ऑटोनोमस में फर्क है। बिल्कुल फर्क है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई है, और उसने अगर सॉलिसिटर जनरल को अपने पक्ष रखने के लिए रखा है तो वो भी एक सरकार की तरफ से ही है।
कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आती है आप किसी सरकार सीजर्स वाइफ मस्ट बी के तौर पर उमाकांत जी, एक और आरोप यहाँ पर सरकार पर लगा है, क्योंकि जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे सुनील गौर, उन्होंने जो झटका दिया था पी चिदम्बरम को 19 तारीख को, ये कहा गया था, सुरजेवाला ने ये कहा कि वो 72 घंटे बाद जज भी नहीं रहेंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। तो 72 घंटे पहले इतना बड़ा फैसला कैसे लेना? देखिए कानून की भाषा में होता है एक चीज कि इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजर में और प्राकृतिक न्याय की नजर में, जब आप किसी अंडर कंसिडरेशन है, ट्रायल उसका शुरू भी नहीं हुआ है, चीजें चल रही हैं, एक जज जो है 7 महीने तक उस मुद्दे पर उसको केस को रिजर्व कर देते हैं, और जब उनको पता लगा है कि 48 घंटे उनके रिटायरमेंट में हो गए हैं जी, मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, क्योंकि हो सकता है कि कोई उनको अच्छी खबर 1-2 महीने में मिल जाए। लेकिन एक जज का जो कंडक्ट है, एक जज का कंडक्ट ये न्याय की नजर में ये उचित नहीं है। सुनील गौर जी और उनके जो शुभचिंतक अगर सुन रहे हो तो इस तरह के वो करना, स्वीपिंग स्टेटमेंट जारी करना कि आप जो है मुख्य किंगपिन हैं, इसमें सरगना है, ये किसी जज को शोभा नहीं देता। एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक के नाते, लेकिन लखेड़ा सर, जर्नलिस्ट के नाते मैं बात कर रहा हूं। लखेड़ा सर, हम अदालत के विवेक पर सवाल नहीं उठा सकते, अदालत के फैसले पर जरूर उठा सकते हैं। लिहाजा जो आप कह रहे हैं शायद उससे बचने की जरूरत जारी किया उन्होंने कोर्ट में, ये कोर्ट में स्टेटमेंट जारी करना, ये जो है आप देश के वित्त मंत्री रहते हुए और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, उन्होंने एक सर्टिफिकेट, एक जजमेंट दे दिया। लखेड़ा साहब, पहुंचाया गया, हमारे भी वरिष्ठ हैं लखेड़ा साहब, लेकिन जहां तक आप लोगों से ही सीखा है कि हम अदालत के विवेक पर सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, फैसले से सहमत असहमत हो सकते हैं, तो उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या दिया शायद इसको हम थोड़ा अलग ही रखें। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे उनसे ये भी पूछा जाएगा कि 7 महीने तक उन्होंने रिजर्व क्यों रखा, 7 महीने तक क्यों रिजर्व रखा? फिर मैं एक बात, ये अनएथिकल, एक जज के लिए, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए ये अनएथिकल नहीं है। 7 दिन पहले सुशील जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, 7 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। उमाकांत जी, इंद्राणी मुखर्जी का जब स्टेटमेंट आया उसके बाद सीबीआई और ईडी और भी तत्पर हो गई इस पर सुशील जी, मैं एक आपसे सवाल यहां पर पूछना चाहती हूं कि जो क्रेडिबिलिटी है, इंद्राणी मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या उनको आधार बनाया जा सकता है अप्रूवर का? देखिए, इंद्राणी मुखर्जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा देना केवल एक बात से कि वो किसी हत्या के मामले में शामिल है और उसका मुकदमा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर वो तमाम वो सबूत पेश करती है और सशक्तता से पेश, यहाँ पर अगर वो तमाम वो सबूत पेश करती है और सशक्तता से पेश करती है और अपने 164 के बयान पर, जिसके आधार पर उनको अप्रूवर बनाया गया, अगर वो अपने बयान को कोरोबोरेट करती है, जिसका फर्दर कोरोबोरेशन एविडेंस से होता है, परिस्थितिजन या दस्तावेजी, तो निश्चित रूप से क्रेडिबिलिटी को खारिज नहीं किया जा सकता। यही आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ अपने दर्शकों को भी बता दें कि तमाम जो बहस है उसमें कपिल सिब्बल की बात करें, अभिषेक मनु सिंघवी की बात करें, सभी लोग अपनी बात रख चुके हैं। एसजी तुषार मेहता का यहां तक कहना है कि जो आरोपी है, जिस पर आरोप लगे हैं, पढ़ा लिखा, बेहद समझदार, बेहद ऊंचे ओहदे पर उसने अपनी सेवाएं दी हुई हैं। तो ये तमाम बहस चल रही है। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये तमाम कार्रवाई लगातार जारी है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है।